हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। जैसा कि आप वीडियो टाइटल से देख ही चुके हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई लेफ्ट माय वेरी वेरी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब टू डू दिस। एंड आपको भी लगेगा कि क्या ये लड़की पागल है, लिटरली इसका दिमाग खसक चुका है तभी ये ऐसी हरकतें कर रही है। आई मीन इतनी अच्छी जॉब छोड़ करके कोई अगर YouTube चालू करता है या साड़ियों पे कंटेंट बनाना चालू करता है तो उसको दुनिया पागल ही सोचती है, पागल ही बोलती है। और मैंने भी यही सुना अपने बारे में। लिटरली एक बार ऐसा हुआ था, एक बहुत बड़ी फैमिली गैदरिंग थी और वहां पे किसी ने मेरे को बोला कि तुम ये छपरी वाले काम कर रही हो एंड तुम अपने एजुकेशन, अपने प्रिविलेज और अपने घर वालों के पैसों को वेस्ट कर रही हो बिकॉज तुमने इंजीनियरिंग करी। तुम इतने अच्छे जॉब में, इतनी अच्छी सैलरी पे, इतने अच्छे पोजीशन पे प्लेस थी, तुमने वो सब चीजों की कदर नहीं करी और तुम्हारे साथ लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता। एंड दैट डे आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कंटेंट के थ्रू कि उन्हें भी समझ आएगा कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक किताबी कीड़ा बनके एक टिपिकल ट्रेडिशनल जो जॉब वाला सिनेरियो होता है आप उसी को फॉलो करो। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम लोग हैं जिस तरह से वो काम करते हैं, अगर आप वैसे नहीं भी करते हैं तब भी आप लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप लूजर हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने एजुकेशन के साथ। यूट्यूबर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग जो है वही बन रहे हैं। टैलेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, टैलेंट का कोई डिग्री नहीं होती है, बस होता है और वो दिलों में जाके बस जाता है, लोगों के दिलों को छू जाता है। मेरा यही मानना है कि मैं हमेशा से काफी टैलेंटेड थी पर ग्रोइंग अप इन अ वेरी नॉर्मल एवरेज बिहारी हाउस होल्ड कभी भी लिटरली कभी भी हमें ऐसे नहीं बोला गया कि ओ बेटा तुम डांस में बहुत अच्छी हो, तुम्हें डांस क्लासेस में करा देते हैं, तुम डांसिंग सीख लो, या फिर तुम्हारा ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा है, चलो तुम ड्राइंग कर लो, या तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, तुम वो कर लो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि हमारी पढ़ाई पे पेरेंट्स इतने खर्चे करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार जॉब की एक सिक्योरिटी होती है, एक सैलरी होती है, बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी कोई भी चीज करेंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी। क्योंकि आज की सोसाइटी में पैसा ही बोलता है, इनकम ही बोलता है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहले के जमाने में ये थॉट प्रोसेस होता था ना कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बस खादी का कुर्ता पहनते, झोला उठाते और चल लेते, क्योंकि उस जमाना अलग था, वो दौर अलग था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को लगता था जो आर्टिस्ट है वो गरीब और फकीर है। बट विथ इंटरनेट ये मायने बिल्कुल ही बदल चुके हैं। एंड बहुत हिम्मत लगती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को भी लगा था वही घर वालों का सेम होता है कि अरे बेटा इतनी अच्छी जॉब छोड़ करके तुम क्यों करना चाहती हो, क्या जरूरत है। हर इंसान यही बोलता है कि बेटा क्या जरूरत है, कमा तो रही हो अच्छा खासा, पैसों की तुम्हें कोई कमी नहीं है, और तुम अच्छे खासे घर में रह रही हो, अच्छे शहर में रह रही हो, अच्छे लोगों से वो उठ बैठ रही हो, तो क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कुछ करने की। जरूरत तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों की नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम फिर भी शॉपिंग करते हैं, हम फिर भी बाहर खाना खाने जाते हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है पर हम अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे होते हैं। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर मेरे अंदर ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपने दिल की, एक मिनट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं ये प्लंज लूं एक सेफ सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके, जो मुझे इतनी मुश्किल से, इतनी परिश्रम करने के बाद मिली है। पता नहीं कितने मैंने पढ़ाई करी होगी, कितने पापड़ बेले होंगे, फिर जाकर के वो जॉब मिली। तो मन तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ मैं उसको छोड़ करके मैं कुछ नया चालू करूं और वो रिस्क लूं। और कभी भी आप नए चीज की शुरुआत करते हो तो वो एकदम ही फर्स्ट डे तो सक्सेसफुल नहीं होता है, धीरे धीरे एक ग्रोथ का आपका जर्नी रहती है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हो। स्टार्टिंग में आपकी इनकम भी नहीं होती है और मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, हमें 100 तरीके के लग्जरीज की आदत होती है,
जोमैटो की सबसे बड़ी आदत और सबसे बुरी आदत। दूसरी जो सबसे ज्यादा बुरी आदत लगी होती है हमें, वो ऑनलाइन शॉपिंग की, फिर घूमने फिरने की आदत, इतनी सारी आदतें होती है। तो वो सब कुछ को कैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि देखो भैया, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता है, पापा मम्मी सही कहते, तो पैसे तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपने पैसे पहले सेव करने चालू किए, और मैंने जब जॉब छोड़ा तब मेरे पास टोटल अराउंड 10 लाख रुपीज सेविंग्स में थे। लिटरली मतलब मैं उसके पहले ऐसे बिल्कुल हैंड टू माउथ में मैं आ गई थी। 1 साल मैंने बहुत कम खर्चे किए थे और सिर्फ पैसे बचाए थे मैंने अपने सपनों के लिए, क्योंकि सपनों के पीछे भागना बहुत अच्छी बात होती है, बट एक रियलिस्टिक वे में जीना भी अच्छी बात होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं YouTube चालू करूंगी, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं फिर क्या करूंगी। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था जब मैंने ये चालू किया, बट मुझे ये पता था कि अगर मेरे पास पैसे होंगे सेविंग्स में तो मेरा रेट ऑफ चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। और अगर मेरा YouTube में कुछ नहीं भी हुआ तो उसके बाद मैं कुछ करने के लिए एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ में रहूंगी। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पैसों से काफी मेंटल स्ट्रेंथ यार मिलती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आती है जब आपके बैंक बैलेंस होता है, ठीक है। कंगाल बन के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो गोइंग बैक टू जरूरत क्या थी, तो जरूरत यही थी कि दिल की खुशी। हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, हम फिर भी करते हैं बिकॉज खुशी मिलती है उसमें। कॉर्पोरेट जॉब में यार सच बताऊं, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि वहां पे कितना पॉलिटिक्स होता है। आप हमेशा ओवरवर्क्ड होते हो, अंडर पेड होते हो। एक ऐसा महीना आया था जब मेरे को वीक ऑफ्स नहीं मिले थे, क्योंकि मेरा जो टीम मैनेजर था उसे बेस्ट टीम का, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ का उसको अवार्ड चाहिए था। तो उसने मुझे और भी कुछ लोगों को जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे उन्हें छुट्टी ही नहीं लेने दिया। एंड जब मैंने इतना काम किया ना, तो मुझे लगा अगर मैं इतना काम किसी दूसरे इंसान के लिए कर सकती हूँ, किसी दूसरे इंसान के सपनों के लिए कर सकती हूँ, तो मैं अपने लिए और अपने सपनों के लिए क्यों नहीं कर सकती हूँ। और तभी वो दिमाग में वो वायरिंग, वो कीड़ा आया और वो चलना चालू हुआ कि भाई क्यों नहीं, अगर मैं किसी दूसरे इंसान के सपनों पे मैं अपनी नींद खराब कर सकती हूँ, अपना सुख चैन सब कुछ उड़ा सकती हूँ, तो मैं अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकती है। तब वो कीड़ा ना आ गया। फिर मुझे था कि भाई मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स है। मतलब ग्रोइंग अप मुझे मेरे कॉलेज के और स्कूल के दोस्तों ने हमेशा बोला कि अरे पयोजा तुम ये इसमें बहुत अच्छी हो, तुम उसमें बहुत अच्छी हो, और स्टाइल साड़ीज और ये सब। यार कपड़े तो ऐसी चीज है विच आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जॉब कहीं भी कर रहे हो, पढ़ाई कुछ भी करो, ये सब तो आप साथ साथ कर रहे होते हो, राइट। तो मैं कर रही होती थी, जब भी मैं कुछ पहनती थी तो मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किया कि मैं जो पहनती हूँ, मैं जो स्टाइल करती हूँ, वो लोगों को कैसा लगता है, पसंद आता है या नहीं आता है। अगर आप में से कोई मेरे को काफी साल पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा, मैं पहले इंस्टाग्राम पे ऐसे अपनी डेली लाइफ डाल कर देखती थी कि लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बात करने के तरीके में, मेरी पर्सनल लाइफ में और वो सारी चीजों में या नहीं। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, लोग तो इंटरेस्टेड हैं जानने में। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ तो लोग फिर मेरे को ऐसे बोलते थे कि अरे यार तुम ब्लॉगिंग क्यों नहीं चालू कर देती हो, तुम यूट्यूब क्यों नहीं चालू कर देती हो, तुम इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाती हो। तो मुझे ना ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ कि हाँ कर तो मैं सकती हूँ। और इस पूरे 1 साल में पैसे भी मेरे बच रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चालू करती हूँ। ऑफकोर्स हर चीज ट्रायल एंड एरर होता है। मुझे ये चीज जरूर से पता थी कि भाई अगर मैं यूट्यूब में जाती हूँ और मैं डिजिटली कुछ करती हूँ, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम कब तक रोते रहेंगे कि यार पोस्टमैन की लाइफ जो है वो जॉब खतरे में चली गई, उनकी जॉब चली गई इंटरनेट के आने की वजह से, ईमेल्स के आने की वजह से, या फिर डिलीवरी सर्विसेज आने की वजह से। हम उसके लिए नहीं रोक सकते ना। यू हैव टू ग्रो विद द चेंजिंग टाइम्स। और जब इंटरनेट पे ही सारी चीजें हो रही है तो मैं पोस्टमैन बन के क्यों रहूं यार, मैं भी ईमेल पे स्विच करना चाहूंगी ना, ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्रायल एंड एरर चूज किया। मैंने पहले 2-3 अलग अलग जॉनर्स करे। फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो औरतें हैं,
मैंने अपने घर में देखा, हम सबके घर में हमारे आसपास ही रियल लाइफ के वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। और मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी मम्मियां साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एटलीस्ट 6 महीने वो शॉपिंग करती हैं। वो जो शॉपिंग करती है वो वेस्टर्न कपड़ों की करती है, इंडियन कपड़ों की करती है, डिपेंड करता है कि भाई किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो, किस शहर में रह रहे हो, पर वो शॉपिंग करती है। हर महीने की शॉपिंग को अगर हम एवरेज 5,000 का भी लगा के चले, जो कि मैं कम लगा रही हूँ, मिनिमम आई थिंक 10,000 एवरेज जाता होगा, बट अगर हम इंडिया का देखें, चलो 10,000 लगा लेते हैं। अगर 10,000 की शॉपिंग कर रही है तो साल का 60,000 रुपीज की शॉपिंग कर रही हैं लेडीज ऑन एन एवरेज। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को देखें और उसमें से कितनी विमेन है, 40% समथिंग आई थिंक विमेन पॉपुलेशन है, तो कितना ज्यादा इनकम लोग कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं यार। साल का 60,000 लोग कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ औरतें। एंड इमेजिन अगर यही औरतें साल का जो 60,000 कपड़ों पे खर्च कर रही है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन ब्रांड्स लाइक H&M, Zara या बाहर के फॉरेन ब्रांड्स जो है या वेस्टर्न कपड़े जो है उन पे जो वो खर्च कर रही है, अगर वो इन्हीं पैसों को, अगर इसका 50%, 30,000 भी अगर वो इंडियन कपड़ों पे खर्च करे, तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये। पर फिर भी एट द सेम टाइम जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ बनारस जाती थी शॉपिंग करने के लिए, या किसी भी शहर में मैं जाती थी शॉपिंग करने के लिए, हमेशा मैंने कारीगरों को गरीब देखा है। जो भी वीवर्स होते थे, तो हमेशा से ही ना हम वीवर से जाकर के ही बाय करते, क्योंकि सस्ती मिल जाती है चीजें, और ओरिजिनल और प्योरिटी की का भी ना पता चलता है, और थोड़ी गारंटी रहती है। जब बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स में जाते हैं तो मिस सेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है। कई बार दुकान वालों को भी इतना नॉलेज नहीं होता है, उनका काम बेचने का, उनका काम टेस्ट और प्योरिटी टेस्ट करने का बिल्कुल नहीं है ना। उनका सिर्फ जो माल वो आया उसको उन्होंने बेच दिया। तो मैंने देखा कि यार ये सारे वीवर्स गरीब क्यों है, इनके घर नहीं चल रहे। फिर जब भी जाओ वो मतलब ऐसे इतनी बार्गेनिंग करके वो इतना कम कर देते थे प्राइसेस। अगर कोई बनारसी साड़ी है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये साड़ी पहनी है, दिस इज अ साउथ सिल्क साड़ी, समर सिल्क है, और ये वोवन है, टेम्पल बॉर्डर, एंड ये गोल्ड की जरी है, ठीक है ना। ये साड़ी अगर मैं वीवर से खरीदूंगी तो मुझे शायद 500 रुपीज की मिल जाएगी, बट यही साड़ी अगर मैं किसी शोरूम से खरीदूंगी तो मुझे 3,000, 4,000, इवन 5,000। एंड अगर किसी ब्रांड सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा या किसी अच्छे बड़े ब्रांड का लेबल लग गया तो ये 10, 20, 30, 50,000 तक भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार। मुझे लगा कि भाई मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मुझे मार्केटिंग में मैंने जॉब करी है, सेल्स एंड मार्केटिंग में करीब 4-5 साल, और मेरे पास अच्छी एजुकेशन है। अगर मेरे जैसे लोग कुछ नहीं करेंगे मदद करने के लिए, तो भाई क्या पॉइंट है इतनी पढ़ाई लिखाई करने का, इतनी महारती हासिल करने का। जब हम इस दुनिया में आए हैं, थोड़ा अपने लिए भी कुछ करें और थोड़ा दूसरों के लिए भी कुछ करें। एटलीस्ट रात को सुकून की नींद तो आएगी। क्योंकि मैं यार थक चुकी थी अपना ईमान बेचकर दूसरी कंपनीज के लिए जो कि फ्रॉड कर रही है, शायद उनका प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं है, उसको फोर्स सेल कर करके। एंड हाँ, ये सच है, सारी कंपनीज, किसी को जरूरत नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की, बट कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट या कोअक्स या आप कन्विंस हो जाते हो ना बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए। मैं वो इंसान थी जो लोगों को कन्विंस कर रही होती थी चीजें खरीदने के लिए, बट मैं एक ऐसी चीज बेच रही हूँ दूसरे लोगों को जो शायद उनको जरूरत भी नहीं है, और ना उससे वो सिर्फ अमीर को और ज्यादा अमीर बनाएगा और गरीब फिर भी गरीब ही रहेंगे। असली स्किल तो तब होगा ना मेरे अंदर अगर मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं। तभी मैंने सोचा कि मैं साड़ीज पे कंटेंट बनाऊंगी। बहुत सारी साड़ीज ऐसी है इंडिया में जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी साड़ीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। मैं एक्सटिंक्ट का मतलब ये हुआ कि उस साड़ी या उस वीव या उस क्राफ्ट को बनाने वाले जो कारीगर थे, उन कारीगरों ने ये काम कंप्लीटली बंद कर दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें उनका घर नहीं चल रहा था। तो घर चलाने के लिए उन्होंने दूसरे काम चालू कर दिए। जो उनके आगे वाली जनरेशन है
वो उनका जो काम है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें पैसे नहीं है और वो भी चाहते हैं कि वो पैसे बनाए। तो ऐसे करके धीरे 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 जो हमारा क्राफ्ट है वो तो गायब होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जितने भी क्राफ्ट है, हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, अब यार देखिए जितनी भी ये हैंडक्राफ्टेड साड़ीज होती है, हाथ की बनी हुई साड़ियां होती हैं, सूट होते हैं, कपड़े होते हैं, इवन चिकनकारी भी हाथ से बनता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हाथ से बनता है, ब्लॉक प्रिंट भी होता है, फिर वीव्स में भी आता है। ये जितने भी हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं और ऑफ कोर्स जमाना बहुत तेज है, हर चीज का नकली आ चुका है। मेरी कोशिश ये है कि आप असली खरीदो या आप नकली खरीदो, बेनिफिट तो इंडिया का होगा, इंडियन इकोनॉमी का होगा ना। चाहे अगर आप पावरलूम की बनी हुई साड़ियां भी खरीद रहे हैं या मशीन वर्क वाली साड़ियां भी खरीद रहे हैं या कपड़े भी खरीद रहे हैं, तो भी वो पैसा इंडिया का इंडिया के अंदर ही रह रहा है ना, तब तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। बट ये सारी चीजें बाहर भेज करके थ्रू H&M, Zara या और भी जो इस तरह की ब्रांड्स है, क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। और जब हम पहनते हैं, वी विल वेयर इट विथ प्राइड। हम अपने जनरेशन आगे की चीज जनरेशंस को भी ये हम फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक कि इवन जो हमारे कपड़े हैं वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। और जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, प्राडा ने हमारी कोल्हापुरी चप्पलें कॉपी कर ली, ठीक है, गुची ने हमारी साड़ी कॉपी कर ली, हाँ, और पूरे वेस्टर्न कम्युनिटी ने हमारे दुपट्टे को कॉपी करके स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बना दिया। एक्सक्यूज मी, जब काम हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो नाम हमारा क्यों ना हो? भाई करो कॉपी, बट नाम मत छीनो, आइडेंटिटी मत छीनो। तो देखने को वालों के लिए मैं एक बहुत छोटा सा काम करूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ क्या करती है, बस साड़ियां पहन करके कैमरे के सामने आकर के साड़ियां दिखाती है, साड़ियों के बारे में बात करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट बड़ी बात आप उन गरीब कारीगर से जाकर के पूछिए जिनकी बिक्री शायद एक ज्यादा साड़ी की हुई है इस महीने, तो इस महीने शायद वो कोई अच्छी सब्जी बनाकर खा पाएंगे अपने घर में। इस महीने शायद उनके बच्चों की स्कूल की फीस जा पाएगी, शायद उनके बच्चों को नए किताबें, खिलौने या कपड़े मिल पाएंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं सुंदर साड़ियां पहनूं, सुंदर मेकअप करूं, सुंदर सी ज्वेलरी पहनूं और सुंदर दिखूं कैमरा पे, ताकि जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, चाहे मुझे 100 लोग देखे, चाहे मुझे 1000 देखे, लाख देखे, पर अगर उसमें से सिर्फ एक इंसान भी ये सोचता है कि हाँ यार साड़ी अच्छी तो लग रही है, साड़ी सुंदर तो लग रही है, मैं भी एक साड़ी लूं क्या? अगर आपने साल का एक एक्स्ट्रा साड़ी भी अगर मेरे को देखकर या इस साड़ी की या किसी भी साड़ी की खूबसूरती देखकर आपने अगर खरीदा, तो मेरे हिसाब से वो पैसे उस कारीगर के घर में गए। पहले मैं चाहती हूँ कि साड़ियां एक घर घर की चीज बने। जो बच्चियां होती है ना, जो टीनेजर्स होती हैं, जो नए नए कॉलेज में जाती हैं, जिन्हें अरे मैं वन पीस ड्रेस पहनना चाहती हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप वेस्टर्न कपड़े भी पहनो। तो हमारे जो काम है, ऐसा नहीं है कि इस साड़ी के कुर्ते नहीं बन सकते या फिर इसका कोई बहुत ट्रेंडी सा टॉप नहीं बन सकता या इसके फ्लैट पैंट्स नहीं बन सकते। इसी हैंडवोवन फैब्रिक की वो सारी चीजें बन सकती है, पर हम बना नहीं रहे हैं। मेरी बस ये कोशिश है कि मैं साड़ियां पहनूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी चीजों से बना रहे हैं। अभी जैसे चिकनकारी और ब्लॉक प्रिंट है, वो बहुत कॉमन हो गया है, हर कोई उसमें तरह तरह के कपड़े बना रहे हैं, तरह तरह के टॉप बन रहे, वन पीस ड्रेसेस बन रहे। सिल्क के वन पीस ड्रेसेस क्यों नहीं बन रहे? एक बार मैंने प्रियंका चोपड़ा को देखा था, शी वोर अ ब्यूटीफुल बनारसी गाउन, और मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आपका जो स्टाइल है या आपने जो आउटफिट पहना है वो इंडियन है या वेस्टर्न है। अगर उसका फैब्रिक इंडियन है, उस फैब्रिक का काम या उसके ऊपर की जो एम्ब्रॉयडरी है, जरदोजी है या फिर रेशम का काम है या कुछ भी उसके ऊपर है, वो अगर इंडियन है तो हमारे कारीगरों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो काम शायद मेरा बहुत छोटा है, पर इम्पैक्ट शायद ये, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ अंबानीज की तरह कि मैं चैरिटी कर सकूं या मैं डोनेट कर सकूं लोगों को। एंड मेरी बस इतनी कोशिश है कि जो छोटी छोटी खुशियां जो हमें जरूरत नहीं है
पर हम फिर भी करते हैं हमारी खुशियों के लिए, जैसे बाहर जाके खाना खाना। जो ये कारीगर है जो इतनी मेहनत करते हैं, ये लोग भी ये चीजें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर पाए, एंड इनके बच्चे भी वो खुशियां देख पाए जो हम हमारे घरों में देखते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है पर हम फिर भी करते हैं। तो मेरी बस यही कोशिश है कि साड़ियों को जितना ज्यादा मैं बातचीत में ला सकूं उतना अच्छा रहेगा। बातचीत से अगर एक इंसान भी खरीदता है, महादेव ने किसी के घर में खुशी भेजी है। फिर वो कहते हैं ना कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमारे लिए कोई चीज बहुत छोटी है बट किसी और के लिए वो चीज बहुत बड़ी है। मैं जो काम कर रही हूँ शायद किसी और के देखने से उसे लगेगा कि अरे ये तो बस ऐसे ही, इसने तो इतनी अच्छी एजुकेशन वेस्ट कर दी, इतनी अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी, इतने अच्छे पैसों के लिए काम कर रही थी। पर हर चीज पैसा नहीं होता। अगर हर चीज पैसा हो रहा होता तो अमीरों को बीमारियां नहीं होती, अमीरों को दुख तकलीफ पीड़ा नहीं हो रही होती, वो दुनिया के सबसे ज्यादा खुश इंसान होते। कई बार जिंदगी की खुशियां दूसरों को खुशी देने में, दूसरों को खुश देखने में आती है। वो कई बार हम करते हैं ना, जैसे हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है या मिठाइयां आती हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा हम नहीं खाते हैं, या फिर बच जाता है तो हम उसे फेंक सकते हैं। बट अगर हम हमारे घर में काम करने वाले लोगों को देते हैं और उनके चेहरे पे वो जो खुशी आती है, उससे काफी खुशी मिलती है। आपके लिए वो बहुत छोटी सी चीज है बट उस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मेरा बस यही इम्पैक्ट है। तो दिस इज द रीजन वाई इंजीनियर होने के बावजूद भी, एक बहुत अच्छा पेइंग जॉब होने के बावजूद भी मैंने वो सब कुछ छोड़ा, सेविंग्स की। सेविंग से फिर मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया, यूट्यूब चैनल चालू किया। आप भी सोच रहे होंगे सेविंग्स की कहाँ जरूरत आती है। जब मैंने साड़ियों का बनाने के लिए सोचा था, साड़ियाँ बहुत महंगी होती है, कोई सस्ती चीजें नहीं होती हैं साड़ियाँ, तो इसीलिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसी भी बिजनेस में आप अगर जितना ज्यादा पैसे लगाएंगे तो उतना ज्यादा अच्छा सा दिखता है। आप एक पनवाड़ी की दुकान भी खोल सकते हैं और आप एक बड़ा सा शोरूम भी खोल सकते हैं, बट स्टार्टिंग में वो शोरूम खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और जो कंज्यूमर माइंडसेट होता है वो यही होता है, मैं कैसी भी साड़ी पहनूं लेकिन अगर वो सुंदर नहीं दिख रही होगी तो कोई नहीं देखेगा। मैं खुद किसी और की वीडियो नहीं देखूंगी अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा होगा, या मुझे उसके कपड़े या ज्वेलरी जो है वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो उसके लिए जी हाँ, पैसों की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसी चीज है कि आपने कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग किया हो, आपने अपने पुरानी लाइफ को छोड़ करके आपने अपनी नई लाइफ चालू की हो, मैं ये भी मानती हूँ कि मैं एक बहुत ही प्रिविलेज घर से आती हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली, और ना ही मेरे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मुझे अपना कोई एजुकेशन फीस या लोन देना पड़ा। बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है और उसके बावजूद भी वो काफी बड़े बड़े काम कर पाते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हो सोसाइटी में, जो भी बदलाव लाते हो सोसाइटी में, वो हमेशा एक छोटी चीज से ही शुरुआत होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक गैरेज में खुला था, जो धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने भी अपनी शुरुआत कैसे करी थी, मुझे लगता है आप सभी लोग जिन्होंने गुरु मूवी देखी है, आप सबको पता है एक बहुत ही छोटे तरीके से शुरुआत करी थी। मेरी शुरुआत छोटी है, कहाँ तक जाती है वो आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है, आप लोगों के हाथ में है और महादेव के हाथ में। मैं तो अपनी बस कोशिश कर सकती हूँ पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से। मैं कोशिश करती हूँ कि जो सच है उसको मैं वैसे ही बोलूँ। मैंने कभी अपने वीडियोस में ऐसा नहीं बोला है कि कोई साड़ी अच्छी नहीं है या कोई साड़ी को गलत बेच रहा है तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये दुकान अच्छा है या आप यहाँ। जो चीज मैं एक्चुअली करती हूँ, मैं जहां से खरीदती हूँ, मैं वही चीजें आपको बताती हूँ। कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हमेशा एक हिडन कैमरा से सब कुछ शूट करती हूँ ताकि दुकान वालों को ना पता चले, क्योंकि दुकान वालों को जैसे ही पता चलेगा कि मैं शूट कर रही हूँ तो वो तो चाहेंगे ना कि बाहर ना पता चले असलियत क्या है उनके कमाल का। कई दुकान वाले बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख चुके हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या आपने के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप साड़ी खरीदने गए हो और आपने कारीगर का बहुत गरीबी में बहुत बुरा हाल देखा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कभी
मौका मिले और मैं इस पोजीशन पे रही तो मैं इस देश में किसानों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहूंगी। हम सारे लोग खाना खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं, लिटरली खा खा के हम मोटे हो गए, हमें बीमारियां हो रही है, फिर भी ये खाना उगाने वाले जो लोग हैं वो इतने गरीब क्यों हैं और कैसे हैं? ये चीज बस मुझे समझ ही नहीं आती है कि गरीब सब खाना खा रहे हैं, सब कपड़े पहन रहे हैं, लिटरली सब कोई कर रहे हैं, बट फिर भी सबसे गरीब देश में किसान है, सबसे गरीब देश में कारीगरी है, हाथकर्घ जो है वो ही है। कैसे? मेरे को समझ ही नहीं आती है ये चीजें। बस यही चीजों को समझने की ये कोशिश है, ये चैनल बनाया है मैंने। अगर आपने अभी तक यहाँ तक ये वीडियो देखा है और मेरी ये फालतू की दिल की बकवास सुनी है, मुझे पता नहीं कि शायद आप ये इंटरेस्टेड होंगे सुनने में या नहीं, बट क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं इस पे कुछ भी बना सकती हूँ। इतनी हिम्मत करके मैंने जॉब छोड़ी थी, इसलिए थोड़ी कि मैं किसी और की सुनूंगी तो मैं अपनी ही। तो अगर आप यहाँ तक टिक चुके हैं और आप ये वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करके जाए, ताकि ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे, ज्यादा लोग मुझे साड़ीज में देख सके, और कम से कम उनमें से एक इंसान भी या 10 लोग भी अगर साल में एक एक साड़ियां भी खरीदते तो आप सोचिए 10 घरों में खुशियां जा रही होंगी, लिटरली 10 घरों में खुशियां जा रही होंगी आपकी वजह से। बट मैं कौन होती हूँ ये बनाने वाली? कई लोग बड़े मीन होते हैं, नहीं मन कर रहा मत करे आप लाइक, नहीं पहनानी आपको साड़ियां मत पहनाए, लोगों के घर में खुशियां ना भेजे। यार आपकी अगर लाइफ में दुख है तो किसी के घर में खुशी भेजने की जरूरत नहीं है, बट करना चाहे कर सकते। ओके बाय गाइज, आई लव यू। एंड ऑल्सो बहुत सारी साड़ीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मैंने उस पर बहुत डीप डाइव और रिसर्च किया है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके पास, जिसमें जितनी भी एक्सटिंक्ट वीव्स ऑफ इंडिया है, साड़ीज ऑफ इंडिया है, टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। कोशिश करूंगी कि चाहे वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है तो एटलीस्ट उसकी इंफॉर्मेशन मेरे लफ्जों के जरिए ही गूंजती रहे। बाय।